नमस्कार दोस्तों। तो बच्चों, आज जो है हम लोग लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे दो टॉपिक को। पहला तुम्हारा जो कैपेसिटीज वाला टॉपिक है, वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, और दूसरा जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये दो टॉपिक को बेसिकली इस लेक्चर में खत्म करेंगे। उसके बाद हमारे पास बच जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का एक लेक्चर, उसको एक लेक्चर में खत्म कर लेंगे, लेक्चर नंबर 5। और कुछ एक रिवीजन लेक्चर रख लेंगे जिसमें डिसऑर्डर कर लेंगे। तो लगभग 5 लेक्चर इसमें लगेंगे, 3 ऑलरेडी हो चुके हैं, यहाँ से 2 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, तो चलो आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए, है ना। तो आज का कार्यक्रम जो है वो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं अपना। तो जो है वो ये रहा हमारा पहला कार्यक्रम कि क्या है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, है ना। सबसे पहले बताओ रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से अपन जो है वो क्या समझते हैं, है ना। तो देखो, रिस्पायरेटरी का जितने भी वॉल्यूम और कैपेसिटी का मतलब ये है कि हम लोग जब सांस ले रहे हैं तो जब अंदर सांस जा रही है हमारी तो कितने वॉल्यूम ऑक्युपाई हो रहा है। जैसे कि हम लोग कुछ टर्म डिफाइन करते हैं। तो देखो पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ एयर द लंग्स कैन बी रिसीव, कैन रिसीव, कितना क्वांटिटी ऑफ एयर जो है वो लंग्स रिसीव कर सकता है, होल्ड कर सकता है, या फिर बाहर निकाल सकता है, एक्सपेल कर सकता है अंडर डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन पे कितना क्वांटिटी ऑफ एयर लंग्स रिसीव कर सकता है, होल्ड कर सकता है, या फिर बाहर निकाल सकता है अलग अलग कंडीशन पे, उसको बोला जाता है रिस्पायरेटरी या पल्मोनरी वॉल्यूम। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम, 2 और उससे ज्यादा पल्मोनरी वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रिस्पायरेटरी या पल्मोनरी कैपेसिटी। तो ये दो चीजें आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए कि पल्मोनरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी कैपेसिटी क्या है। यहाँ हमने इसे अच्छे तरीके से डिफाइन कर लिया है। क्या है बताओ, कि पहले अगर वॉल्यूम की बात करोगे तो ये क्या है, ये है कि द क्वांटिटी ऑफ एयर द लंग्स कैन रिसीव, कितना रिसीव कर रहा है, कितना होल्ड कर रहा है, और कितना बाहर एक्सपेल कर रहा है, इसी को हम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम या फिर रिस्पायरेटरी वॉल्यूम कहते हैं। कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी है जब 2 वॉल्यूम या 2 से अधिक वॉल्यूम को कंबाइन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रिस्पायरेटरी कैपेसिटी कहेंगे। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब हमें बेसिक डेफिनेशन क्लियर है कि रिस्पायरेटरी कैपेसिटी और रिस्पायरेटरी वॉल्यूम कहते किसको है ना, क्या किसे कहते हैं, ये हमें बेसिकली पता चल गया। अब जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज का, अब हम लोग बात करेंगे कि रिस्पायरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो अलग अलग टाइप के रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड रिस्पायरेटरी कैपेसिटी पे बात कर लेते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अलग अलग टॉपिक पे बात करने। तो ये रहा हमारा, चलो तो देखो हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ पल्मोनरी, पल्मोनरी वॉल्यूम, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले पल्मोनरी वॉल्यूम या रिस्पायरेटरी वॉल्यूम की बात करते हैं। तो जो सबसे पहला वॉल्यूम है ना, वो हम कहते हैं उसे टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, देखो कुछ कुछ चीजें हैं जो तुम बस याद रखो एज ए नेम, है ना, उसके बाद उसको डिफाइन करेंगे। जैसे टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल तो नाम याद रखना पड़ेगा यार। तो टाइडल वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, सुनो, जब हम नॉर्मल ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं ना, जब नॉर्मली सोए हुए हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, या फिर कहीं बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, है ना, किसी को याद कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उस समय जो हम लोग सांस ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, नॉर्मली जब तुम पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो इस समय जो नॉर्मली सांस ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसे कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम, है ना। तो ये क्या है ना, ये है वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना, इनहेल, इनहेल या फिर एक्सहेल, है ना, इनहेल या फिर एक्सहेल, चाहे तो इनहेल करो चाहे तो एक्सहेल, है ना, इन नॉर्मल कंडीशन। किस कंडीशन में बताओ, नॉर्मल कंडीशन, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, तो टाइडल वॉल्यूम होता कितना है, तो टाइडल वॉल्यूम होता है
500 ml, 500 ml होता है टाइडल वॉल्यूम, है ना। 500 ml जो है वो हम लोग इसको ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, है ना। पर 500 ml हम लोग ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, उसे कहा जाता है क्या, टाइडल वॉल्यूम। अब बात यहाँ ये आती है ना भाई कि हम लोग नॉर्मली कितना ब्रीथ करते हैं, है ना। तो वी नॉर्मली ब्रीथ, है ना, 12 to 16 टाइम्स, है ना, पर मिनट। एक मिनट में हम लोग कितना ब्रीथ कर लेते हैं, कितना बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीदिंग कितना करते हैं, 12 से 16 बार हम लोग एक मिनट में ब्रीथ करते हैं नॉर्मली। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि भैया बताओ आप कि हमने कितना ब्रीथ किया पर मिनट, कितना एयर रिलीज हुआ, तो हम अगर बोलूं कि टाइडल वॉल्यूम, है ना, पर मिनट कितना होगा, पर मिनट कितना होगा, है ना, टाइडल वॉल्यूम पर मिनट। इसका मतलब 12 मल्टीप्लाई बाई 500 करना पड़ेगा, इतना से लेकर के 16 मल्टीप्लाई बाई 500 ml तक, मतलब इतना से लेकर के इतना तक टाइडल वॉल्यूम पर मिनट होगा। तो ये क्या हो गया बताओ, 12 पचे 60, मतलब ये हो गया 6000 से लेकर के 8000, है ना, 6000 से लेकर के 8000 ml, है ना, 6000 से लेकर के 8000 ml जो है ना, इतना वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम पर मिनट होता है ना। तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम में सबसे पहला वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम, जो हमें क्लियर होना चाहिए। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल, है ना, इन अ नॉर्मल कंडीशन, उसको बोला जाता है क्या, टाइडल वॉल्यूम। तो पूछे टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, तो वो होता है 500। बट टाइडल वॉल्यूम पर मिनट की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है कि एक मिनट में हम लोग कितना सांस लेते हैं, नॉर्मली एक मिनट में 12 से 16 टाइम हम लोग ब्रीथ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक मिनट में टाइडल वॉल्यूम कितना होगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 500 से लेकर के 16 मल्टीप्लाई बाई 500, तो 6000 से लेकर के 8000 ml जो है वो टाइडल वॉल्यूम पर मिनट होता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 500 ml भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना। अब आ जाते हैं हम लोग जो है दूसरा टॉपिक, है ना, मतलब दूसरी टाइडल वॉल्यूम कौन सी है। तो पहला तो हो गया हमारा टाइडल वॉल्यूम जो था, है ना, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पहला था टाइडल वॉल्यूम। दूसरा है ना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है बताओ, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स कि कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मली जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो कभी कभी बहुत गहरा सांस भी लेते हैं, तो वो जो गहरा सांस ले रहे हैं इसका मतलब कुछ तो वॉल्यूम होगा जो पहले से रिजर्व होगा। जब हम लोग वो रिजर्व होगा और हमें जब वो सांस हम लोग ले पाएंगे, जैसे मान लो कभी कभी अच्छा स्मेल आता है, यानी कि खाने का आ रहा है सुगंध, लग रहा है कि कुछ अच्छा टेस्टी कुछ चीज बन रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गहरा सांस लेते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या बन रहा है, हाँ कि ना। तो इसका मतलब वो एडिशनल एयर हमने लिया, टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मली हम ले रहे थे, बट उस टेस्ट को पहचानने के लिए या फिर परफ्यूम के टेस्ट को पहचानने के लिए, या परफ्यूम या अच्छा सुगंध लगा तो उसे सांस को गहरा अंदर लेने के लिए, या फिर अनुलोम विलोम के टाइम पे गहरा सांस लेने के लिए, तो ये सारे सिचुएशंस में जो हम लोग एडिशनल एयर को ले रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो वॉल्यूम होगा हमारे लंग्स के अंदर जो खाली होगा जब हम लोग इंस्पायरेशन कर सकते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको डिफाइन अगर करने बोले तो क्या करोगे कि एडिशनल वॉल्यूम, है ना, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, क्या है ये, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, है ना, फॉर इंस्पायरेशन, है ना, ठीक, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ लंग्स फॉर इंस्पायरेशन आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, है ना, टाइडल वॉल्यूम के बाद जो वो एडिशनल वॉल्यूम है ना जिससे कि हम इंस्पायरेशन कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होता कितना है भैया, ये होता है तुम्हारा 2500 से लेकर के 3000 ml, है ना, इतना ये वॉल्यूम होता है। कितना होता है, 2500 से लेकर के 3000 ml तक होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड हमारे पास क्या है,
थर्ड है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये क्या होता है? देखो, कभी कभी क्या है कि मान लो बस पे जा रहे हो या कहीं जा रहे हो तो बदबू आती है ना, गाड़ी पे जा रहे हो तो जब बदबू आती है तो हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि जितना भी हमारे अंदर जो सांस है उसको निकाल दे। तो हम लोग क्या करते हैं, उसे निकालने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब कि कुछ एयर जो होगा ना वो टाइडल वॉल्यूम के अलावा भी अंदर है, तभी तो हम उसे एक्स्ट्रा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अगर एक्स्ट्रा ना होता, केवल टाइडल वॉल्यूम के जितना ही होता तो बस निकाल लेते, उससे फिर एडिशनल निकलता नहीं। इसका मतलब एडिशनल निकल रहा है, इसका मतलब सिंपल ये है कि हमारे लंग्स के अंदर, है ना, टाइडल वॉल्यूम 500 के अलावा कुछ वॉल्यूम था जो इनहेल कर रहे थे, उसी तरह से कुछ वॉल्यूम है जिसे हम एडिशनल वॉल्यूम है जिसे हम एक्सहेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लंग्स में, है ना, अलग तरीके का एक रिजर्व वॉल्यूम है जिसका नाम है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये भी एक तरीके का एडिशनल वॉल्यूम है ना। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? इसको भी ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि एडिशनल, क्या है बताओ? एडिशनल वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ लंग्स फॉर एक्सपायरेशन, है ना, आफ्टर नॉर्मल, नॉर्मल, है ना। क्या? कब नॉर्मल? किसके बाद? आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन के बाद, है ना, तो वो जितना भी वॉल्यूम है ना, तो ऐसे बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना, वो वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना, एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक्सपायर कर पाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो द वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है बताओ? कि द वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना, एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक्सपायर कर पा रहे हैं नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, एडिशनल वॉल्यूम जो हम एक्सपेल कर पा रहे हैं, एक्सपायर कर पा रहे हैं बाहर, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसी तरह से अगर यहाँ पे डिफाइन करोगे तो क्या लिख सकते हैं? इसमें क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना, कैन इनहेल, है ना, आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो वॉल्यूम हम लोग ले सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम हम एक्सपेल कर पाते हैं उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है यहाँ तक? अब जो थर्ड आता है वो आता है, पता है क्या? देखो, थर्ड जो हमारे पास वॉल्यूम है वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम। ये कौन सा वॉल्यूम है भैया? ये वो वॉल्यूम है ना, ये वो वॉल्यूम है कि लंग्स में, एक तो हमारे पास क्या था? टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मली हम लोग सांस ले रहे थे, एक था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जब गहरा सांस ले रहे थे, एक था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जब मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एडिशनल एक्सपायरेशन जो कर रहे थे वो क्या था? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसके अलावा भी एक वॉल्यूम होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ, है ना, क्या है ये बताओ? रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? ये है वॉल्यूम ऑफ लंग्स, है ना, ठीक, इन विच some air is always always remains, है ना, हमेशा रहता है ना। और इसका फंक्शन क्या है ना, ये हो गया। इसका फंक्शन क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम क्या करता है? देखो, रेसिडुअल वॉल्यूम होता कितना है? ये होता है 1100 से लेकर के 1200 ml होता है, ठीक है। तीसरी चीज, है ना, तीसरी चीज रेसिडुअल वॉल्यूम करता क्या है? देखो, है ना, तो देखो, रेसिडुअल वॉल्यूम, है ना, ये क्या करता है? ये कोलैप्सिंग से बचाता है, मतलब लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है
है ना। तो प्रिवेंट दी कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स के कोलैप्सिंग को बचाता है। कौन बचाता है भैया लंग्स के कोलैप्सिंग को? रेसिडुअल वॉल्यूम बचाता है लंग्स के कोलैप्सिंग। लंग्स को कोलैप्स होने से कौन बचाता है? रेसिडुअल वॉल्यूम बचाता है लंग्स को कोलैप्स होने से। दूसरी चीज और एक चीज क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम जो है, रेसिडुअल वॉल्यूम हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी measured by a spirometer। स्पाइरोमीटर क्या होता है? स्पाइरोमीटर क्या होता है सुनो, है ना। ये स्पाइरोमीटर क्या होता है? तो स्पाइरोमीटर जो है ना, स्पाइरोमीटर है ना, इज अ डिवाइस यूज्ड, स्पाइरोमीटर क्या डिवाइस यूज टू मेजर है ना, मेजर रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम है ना एंड कैपेसिटी। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है उस डिवाइस का नाम क्या बताओ? स्पाइरोमीटर। बट स्पाइरोमीटर कांट मेजर, क्या नहीं मेजर कर सकता बताओ? स्पाइरोमीटर कांट मेजर रेसिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकता है। याद रखना, आगे काम आएगा। तो इसका मतलब उस सारे कैपेसिटी को भी मेजर नहीं कर पाएगा जिसमें रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने 4 वॉल्यूम्स पढ़े हैं, है ना। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम 4 पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। चलो अब इसको एक कंबाइन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। तो देखो अब हम लोग एक इसको कंबाइन करेंगे। क्या है? देखो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम पहले तो अब बना लेते हैं कुछ, है ना। देखो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, ये है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, और ये लिख लेते हैं हम लोग अमाउंट कि कितना होता है ना। हर एक चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए एज इट इज, है ना। और कोशिश ये करना कि जितनी भी सारी चीजें लिखाई जा रही है उसको साथ साथ लिखने की कोशिश करें, है ना। चलो, तो अगर रिस्पायरेटरी वॉल्यूम की बात करें तो सबसे पहला रिस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या था हमारे पास? टाइडल वॉल्यूम था, है ना। और टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट कितना होता था बताओ? 500 ml, है ना। अच्छा, दूसरा वॉल्यूम हमारे पास क्या था? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। इंस्पायरेटरी, है ना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना होता था? 2500 से लेकर के 3000 ml तक, है ना। इसके बाद हमारे पास क्या था बोलो? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो था वो कितना था? ये था हमारे पास 1000 से लेकर के 1100 ml, है ना। इसके बाद हमारे पास चौथा था जिसका नाम है रेसिडुअल वॉल्यूम, है ना, रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये होता है 1100 से लेकर के 1200 ml तक। ठीक है, अब रहा बात इसके डिफिनेशन की, तो डिफिनेशन बता चुके हैं। ये कब होता है? कंडीशन अगर बात करोगे तो ये कब होता है बताओ? नॉर्मल कंडीशन में होता है ना। और ये ऑलवेज होता रहता है। ये कब होता है? जब हम लोग क्या करते हैं? डिप इनहेल करते हैं। कब करते हैं बताओ? डिप इनहेल जब करेंगे तब, है ना। और ये कब रहेगा बताओ? डिप एक्सहेल करेंगे तब ये आएगा, डिप एक्सहेल करेंगे तब ये होगा। बट ये हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग्स, है ना, ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड दी लंग्स। ये हमेशा लंग्स में प्रेजेंट होता है। कौन? रेसिडुअल वॉल्यूम। इतना तक किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, दुख, पीड़ा, चिंता, हताश, चिड़चिड़ापन है तो वो जो है वो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। अब चलते हैं हम लोग रिस्पायरेटरी कैपेसिटी पे। किस पे चलते हैं भैया? रिस्पायरेटरी कैपेसिटी पे। अच्छा, एक चीज और होता है जिसको बोलते हैं डेड वॉल्यूम, है ना। डेड वॉल्यूम होता है। देखो डेड वॉल्यूम क्या होता है सुन लो। जैसे देखो इस तरीके से हमने देखा था कि ये इस तरीके से लंग्स में ऐसे आता था, फिर ये जो है वो ऐसे ऐसे डिवाइड कर गया बहुत सारे ब्रोंकियोल्स, और इसमें फिर लास्ट में जो है वो ऐसे डिवाइड करके लास्ट में जो है हमारे पास पहुंचता था एल्वोलाई, है ना। लास्ट में हमारे पास क्या आता था? एल्वोलाई आता था। ये था हमारा पास एल्वोलाई, और ये मान लो इसका डक्ट है जिसको बोलते थे एल्वोलर डक्ट।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जितनी भी चीजें थी, इसके पहले जितनी भी चीजें थी, मतलब ये इसके अलावा जितना भी चीज था, है ना, वो क्या था, कंडक्टिंग पार्ट होता था। क्या होता था बोलो, कंडक्टिंग पार्ट। और मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि कंडक्टिंग पार्ट में एक्सचेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे जितने भी वॉल्यूम आएंगे, कंडक्टिंग पार्ट में जितने भी वॉल्यूम आएंगे, उसको डेड स्पेस वॉल्यूम बोल देते हैं। उस वॉल्यूम को क्या बोल देते हैं, डेड स्पेस वॉल्यूम बोल देते हैं। डेड स्पेस वॉल्यूम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डेड स्पेस वॉल्यूम। तो उन सभी वॉल्यूम को डेड स्पेस वॉल्यूम बोल देते हैं जो कंडक्टिंग पार्ट में ही रह जाते हैं, है ना। तो जब हम टाइडल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 500 ml। लेकिन इसमें भी दो तरह के वॉल्यूम हो जाते हैं। कितने तरह के वॉल्यूम हो जाते हैं मेरे दोस्त, दो तरह के वॉल्यूम हो जाते हैं। कौन कौन से, अगर मैं टाइडल वॉल्यूम की बात करूं तो ये दो वॉल्यूम हो जाएंगे। एक हो जाएगा हमारे पास डेड स्पेस वॉल्यूम, डेड स्पेस वॉल्यूम, और एक हो जाएगा हमारे पास रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, है ना, जो कि एक्सचेंज होगा। तो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम। तो देखो डेड स्पेस वॉल्यूम का जो अमाउंट होता है ना, वो अमाउंट हो जाता है हमारे पास 150 ml, और ये बच जाता है 350 ml। ये याद रखें। अगर कोई आपसे पूछ दे कि डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होता है, तो यू कैन से कि डेड स्पेस वॉल्यूम वो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट आर ट्रैप्ड इनसाइड द कंडक्टिंग जोन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। कंडक्टिंग जोन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो फंस जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं। और जो होता कितना है, जो होता है 150 ml, 150 ml, जो कि 500 में से 150 ml हो जाता है, उसे डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं। यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर है तो अब हम चल सकते हैं आगे। और ये चलिए हम चलते हैं आगे। देखिए डेड स्पेस वॉल्यूम तक पहुंच गए थे, अब हम आ जाते हैं कैपेसिटी पे। किस पे आ जाते हैं बताइए, कैपेसिटीज पे। कैपेसिटीज, है ना, कैपेसिटीज पे आ जाते हैं। तो कैपेसिटी क्या होता था, कैपेसिटी होता था जब दो और दो से अधिक वॉल्यूम को हम ऐड करते थे तो उन्हें हम बोलते थे कैपेसिटीज। हाँ कि ना बताइए। तो दो और दो से अधिक वॉल्यूम को जब हम ऐड करते थे तो हम उन्हें बोलते थे कैपेसिटीज। तो पहला कैपेसिटी की अगर बात करेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वाइटल कैपेसिटी, और ये। तो हमारे पास टोटल 5 कैपेसिटीज है। पहले नाम लिख लेते हैं, उसके बाद डिफाइन करेंगे, है ना। पहला है इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ना, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ऐसा, ठीक है। दूसरा है हमारे पास एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, है ना, एक्सपायरेटरी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। फिर है हमारे पास वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारे पास है टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो टोटल 5 कैपेसिटीज है। जैसे वॉल्यूम हमारे पास टोटल 4 थी, यहाँ पे कैपेसिटी टोटल 5 है, और एक डेड स्पेस वॉल्यूम को मिला दे तो वहां भी 5 हो गया। कैपेसिटीज पहला इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब देखो, अब सबको एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। पहला अगर मैं बोल रहा हूँ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो ये क्या होता है, ये वो कैपेसिटी है कि तुम मैक्सिमम कितना इंस्पायर करते हो। तो भाई बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है, बस ध्यान से सुनो। देख, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोल रहा है, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब कि तू कितना मैक्स टू मैक्स इनहेल कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, उसको इंस्पायरेटरी पे कैपेसिटी बोलेंगे। तो देख, तू टाइडल वॉल्यूम से 500 तो कर ही सकता है इंस्पायर। अब 500 से ज्यादा तू बता खुद कि 500 से ज्यादा तू और कितना इनहेल कर सकता है, जितना तेरे पास इंस्पायरेटरी वॉल्यूम था। तो इसका मतलब तू टाइडल वॉल्यूम तक तो कर ही सकता है, प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों को अगर तू मिला देगा तो क्या तेरे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं भाई? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को डिफाइन करोगे तो क्या आएगा बोल, डिफाइन करेगा तो ये आएगा कि टोटल
है ना, टोटल अमाउंट ऑफ एयर, है ना, कैन इंस्पायर, हाँ कि ना, टोटल एयर कैन बी इंस्पायर, उसी को तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे, है ना। अच्छा, एक तो ये हो गया कि जितना हम इंस्पायर करेंगे वो, अब किसके बाद करेंगे, है ना, तो बोलेंगे अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, है ना, मैक्सिमम, ऐसे कर लेते हैं। चल, इसको क्या करते हैं ना, पहले तो ये करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं अगले पेज पे, ठीक है। ठीक, अब देख, इसको अगले पेज पे डिफाइन कर लेंगे, बस इसको ये देख। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या क्या होगा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब कि तू टाइडल वॉल्यूम भर तो एक्सपायर कर सकता है, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक भी कर सकता है। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो सकता है इसमें। अगर फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करेगा तो वो होता है तुम्हारा रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस, है ना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है जी। इसके बाद अगर वाइटल कैपेसिटी की बात करेगा ना, तो ये होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। सबको एक्सप्लेन करूंगा, बस एक सेकंड रुक जाओ। ये हो गया। अब टोटल लंग्स कैपेसिटी में सबको जोड़ दे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये सबको जोड़ दे, ठीक है। अब चल देख, अब देखो सबको डिफाइन करते हैं, चलिए एक एक करके। पहला, सबसे पहले भी क्या देख रहे थे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देख, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो होता है ना, वो वॉल्यूम होता है जितना मैक्स टू मैक्स हम ले सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स कब लोगे, है ना, तो ऐसे लिखो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना, अ पर्सन कैन इनहेल, कितना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एयर तू इनहेल कर सकता है आफ्टर, है ना, इसके बाद नॉर्मल एक्सपायरेशन कर, इसके बाद इनहेल करना शुरू कर। टाइडल वॉल्यूम इनहेल कर लिया, अब मैक्सिमम इनहेल कर, मतलब टाइडल वॉल्यूम तो इनहेल करा ही करा, साथ में तूने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इनहेल कर लिया। तो क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद तू कितना इनहेल कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसे याद भी कर लेना, इसे याद करना ही नहीं है, इसे तू बस ऐसे फील करेगा तो तेरे को याद हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, बोल, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। इसका मतलब कि इसमें क्या क्या होगा, इसमें टाइडल वॉल्यूम की नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद तू इनहेल करके टाइडल वॉल्यूम तक पहुंचेगा, प्लस तू जाएगा मैक्सिमम इनहेल करने, मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक पहुंचेगा। अब इसे ऐड कर, ये होता है 500 ml, है ना, और ये होता है 2500 से लेकर के 3000 ml, हाँ कि ना। तो इसका मतलब अब टोटल अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3000 से लेकर के 3500 ml, ये कैपेसिटी होता है। किस चीज का कैपेसिटी होता है, पता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का कैपेसिटी होता है। क्लियर है मेरे दोस्त? ठीक है, तो ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चल आगे, अब सेकेंड बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। इसकी बात करते हैं, बोल, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब सुन 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 बरसात की धुन, इधर सुन। क्या बोल रहे अपन कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो रिजर्व करना है ना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम हो गया ना, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, सॉरी डार्लिंग, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करें, ठीक है। हाँ, तो सुन, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब कि एक तो तू टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल जा, हाँ, मतलब नॉर्मल इनहेल कर, अब एक्सहेल करना शुरू कर, हो गया। अब जितना मैक्स टू मैक्स एक्सहेल कर सकता है उतना कर गया। इसका मतलब कि मैक्सिमम, क्या बोलने वाले हम लोग कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल, है ना, अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल, कितना एक्सहेल कर सकता है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। नॉर्मल इनहेलेशन के बाद जो है वो कितना कर सकता है, क्या, एक्सहेल, उसी को क्या बोलते हैं अपन, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पर, एक तो ये टाइडल वॉल्यूम करेगा ही करेगा, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी करेगा।
ये बोल कितना होता है 500 ml, ये बोल कितना होता है 1000 से लेकर के 1100 ml। तो टोटल निकालेगा तो ये कितना हो जाएगा बोल, है ना, 1500 ml से लेकर के जो है ये हो जाएगा तुम्हारा 1600 ml तक ये आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, थर्ड बात कर लेते हैं अपन, थर्ड बात कर लेते हैं किस चीज का, फंक्शनल कैपेसिटी, है ना, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, रेसिडुअल कैपेसिटी। अब देख ये क्या होता है, ये एक ऐसा कैपेसिटी है ना जिसमें इंक्लूड होता है कौन कौन सा, इसमें इंक्लूड होगा तुम्हारा ये, इसको डिफाइन अगर करना है तो वो कैसे करोगे देखो, है ना, तो ये पहले देख, पहले इसको ध्यान दे, ये होता क्या है, ये होता है तुम्हारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मुझे इसे डिफाइन करना है ना, इसे डिफाइन करना है कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम को डिफाइन करना है अगर, तो इसको डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे सोच, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम को अगर डिफाइन करना है ना, तो देख इसको बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद, नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद कितना बच गया, कितना बच जाएगा बोल, रेसिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा बचेगा और क्या बच जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बच जाएगा। तो इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि, है ना, अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर, है ना, रिमेन्स inside lungs, remains inside lungs, है ना, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद, है ना, नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद कितना बच जा रहा है इनसाइड द लंग्स उसको बोलते हैं। तो रेसिडुअल वॉल्यूम बोल कितना होता है, ये होता है 1000 से लेकर के 1100 ml, और ये बोल कितना होता है, ये होता है 1100 से लेकर के 1200 ml, है ना, तो इसको जोड़ देगा तो ये हो जाएगा 2100 से लेकर के, है ना, 2300 ml तक, है ना, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट है फोर्थ हमारे पास, दैट इज वाइटल कैपेसिटी, है ना, वाइटल कैपेसिटी। अब देखो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, ये वो कैपेसिटी है ना, देखो जब हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं ना तो उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। मतलब हम लोग क्या करते हैं, सांस गहरा लेते हैं फिर गहरा छोड़ते हैं, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम एयर इनहेल करेंगे, मैक्सिमम एयर एक्सहेल करेंगे, तब जो होगा ना, तब इसका मतलब कि द अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल, हम कितना एयर एक्सहेल कर सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। पहले फोर्सफुल इनहेलेशन करो, अब एक्सहेल करने की कोशिश करो, जितना से ज्यादा एक्सहेल कर सकते हो, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम कभी एक्सहेल नहीं होता है, वो हमेशा रहता है ना। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन में कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल आफ्टर, है ना, आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या कर रहे हैं हम लोग, फोर्सफुल, तो आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, है ना, इनहेलेशन, आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद जो है कितना अमाउंट निकाल सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। इसका मतलब इसमें क्या आएगा, इसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा, प्लस टाइडल वॉल्यूम आएगा, और प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा। बोलिए कितना होता है मान ले 2500 से लेकर के 3000, ये कितना होता है बोल, ये होता है 500, और ये बोल कितना होता है 1000 से लेकर के 11000 तक, 1000 से लेकर 1100 तक, है ना। तो देख 25 5 3 और 10 4, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4000 से लेकर के 3 3.5 और 4 इतना के आसपास आएगा कि नहीं बोल, इतना ml। ये क्या होता है हमारा, ये होता है वाइटल कैपेसिटी। अब हम नेक्स्ट बात कर ले अगर, तो वाइटल कैपेसिटी के बाद हमारे पास नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी किसे बोलते हैं, देखो टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब कितना कैपेसिटी है हमारे लंग्स में, मतलब कि वाइटल कैपेसिटी प्लस, है ना, मतलब वाइटल कैपेसिटी, मतलब वाइटल कैपेसिटी में क्या ऐड कर दोगे, रेसिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दोगे,
ठीक है। वाइटल कैपेसिटी को क्या लिखते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। अब सुनो, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना दोस्त, देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आरवी। ये भी एक बन सकता है, तो ये एक बन गया। इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, तीसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, और चौथे तरीके से देखो, टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? रेस्पिरेटरी कैपेसिटी तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये चार तरीके से हम लोग जो है टोटल लंग्स कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। और टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है? मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम, है ना, अमाउंट ऑफ लंग्स, अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, है ना, एकोमोडेट बाय लंग्स। जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एकोमोडेट कर सकता है लंग्स, उसी को क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। दूसरा इसी को क्या डिफाइन कर सकते हैं पता है? टोटल लंग्स कैपेसिटी को इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड लंग्स, है ना, आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, अगर फोर्सफुल इनहेलेशन कर दें तो जो अमाउंट ऑफ एयर बचेगा पूरे लंग्स में होगा, उसी को बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब रेसिडुअल तो पहले से था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है जी? क्लियर है। अब चलिए एक डायग्राम बनाते हैं और आपका उस डायग्राम में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो क्या डायग्राम है, देखना। हम पहले इधर लिख रहे हैं कैपेसिटी, इधर लिखा वॉल्यूम, और इधर लिख रहे हैं कैपेसिटी। इधर लिख रहे हैं वॉल्यूम, इधर मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम, और इधर मैं लिख रहा हूँ कैपेसिटी, लिख रहा हूँ मैं कैपेसिटी लिख रहा हूँ। ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर मैं बोल रहा हूँ, है ना, फिर मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलो, फिर मैं बोल रहा हूँ टाइडल वॉल्यूम, है ना, टाइडल वॉल्यूम। पहले लिख रहा हूँ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर मैं बोल रहा हूँ टाइडल वॉल्यूम। क्या बोल रहा हूँ? टाइडल वॉल्यूम। फिर मैं बोल रहा हूँ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फिर जो है लास्ट में मैं बोल रहा हूँ रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है। अब देखना, इसको ऐसे लाइन बना देते हैं, ऐसे ये लाइन है, ये टाइडल वॉल्यूम का लाइन है, ये एक्सपायरेटरी वॉल्यूम का लाइन है, और ये। अब बता, टाइडल वॉल्यूम में अगर बोले तो ये कितना ml होता है? ये होता है 500 ml, ठीक है। और ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ठीक है। तो बोल इसमें कितना लाइन अगर बनाना चाहें हम, तो देखो इसको दूसरे का पेंसिल, चलो ठीक है। देखो देखो, अगर इसको यहाँ से यहाँ तक अगर बोलेंगे तो कितना होगा? ये 2500 से लेकर के 3000 ml होगा, हाँ कि ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक नापेंगे तो ये कितना होगा? 500 ml होगा। यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो बोल कितना होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 1000 से लेकर के 1100 ml होगा। और अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक नापोगे तो ये हो जाएगा 1100 से लेकर के 1200 ml। ठीक है। यहाँ तक का वॉल्यूम क्लियर हो गया कि नहीं बताओ? अब इस वॉल्यूम से इस कैपेसिटी के ऊपर हम लोग जंप करने वाले हैं। देख, अगर हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को मिला दें तो ये दोनों को मिलाने के लिए मिलाएंगे तो एक कैपेसिटी बनेगा, और उस कैपेसिटी का नाम क्या होगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, हाँ कि ना। और ये जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है वो कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा, इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 3000 से लेकर के 3500 ml। कोई दिक्कत? अब देखो, अब इस टाइडल वॉल्यूम को, है ना, ये टाइडल वॉल्यूम और इसको अगर ऐड कर दे, यहां से लेकर के यहां तक अगर ऐड कर दे, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, इसको लेकर के यहां तक ऐड कर दे तो ये बन जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या बन जाएगा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी बोल? इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 1500 से लेकर के 1600 ml हो जाएगा, हाँ कि ना। अब देख, अब देखो, अब फिर अगर हम इसको, है ना, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को, इसको, है ना, और इसको ऐड कर दे, है ना, इसको किसको ऐड कर दे? एक्सपायरेटरी को और इसको, तो ये दोनों को जब ऐड करते तो क्या बोलते थे? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी। क्या बोलते थे? एफआरसी। और एफआरसी को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 2100 से लेकर के 2300 ml, 2100 से लेकर 2300 ml, है ना। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक ये तो ऐसा ना इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यहाँ से यहाँ तुम्हारा यहाँ तक ई बना एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और ये दोनों को किए तो एफआरसी बना। ठीक है। अब देखो, अब इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, है ना, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, है ना।
अब देखना कुछ और बातें हैं। अब अगर मैं बोलूं वाइटल कैपेसिटी, तो यहां से लेकर के यहां तक को बोला जाएगा वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलेंगे इसको? वाइटल कैपेसिटी। ठीक। और वाइटल कैपेसिटी कितना होता था? वाइटल कैपेसिटी कितना होता था? सबको ऐड करो, देखो इसको ऐड करना है यहां से यहां तक, और इसको ऐड करना, तो ये हो जाएगा कितना? 4,000 लेकर के 46,000 ना, एक और ये 500, हाँ, तो 46,000, 4600, 4,000 से लेकर के 4600 है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा इतना ml वाइटल कैपेसिटी। और लास्ट जो है हमारे पास वो ये है कि अगर मैं इसको यहां से लेकर के यहां तक की बात करूं, ये बन जाएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या बन जाएगा? टोटल कैपेसिटी। और ये कितना हो जाएगा बोलो? इसमें फिर कितना ऐड कर देंगे? इतना, मतलब ये 5100 से लेकर के ये बन जाएगा, है ना, 5100 से लेकर के 6 और 2 8, है ना, तो 6 यहाँ पे ज्यादा और 2 यहाँ ज्यादा, 8, मतलब 5900 ml, मतलब इतना से लेकर के इतना ml तक। अब यहाँ पे जो बोर्ड में दिख रही है आपको, वो वॉल्यूम और कैपेसिटी जो है वो कंप्लीट आपकी जो है वो खत्म हो चुकी है ना। वॉल्यूम और कैपेसिटी ये आपको कंटेस्ट अब तक याद हो चुका होगा, आई होप सो, है ना। चले, तो ये डायग्राम बना करके आप खुद देखेंगे अपने कॉपी में एक बार, है ना, तो इसको करना, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। और जो हमारे पास क्या है पता है? हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चलो शुरू करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। तो बताओ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हम लोग कैसे करेंगे? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को देखने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सचेंज होता कहां कहां से, है ना। तो देखो, एक्सचेंज हम लोग बात कर चुके थे कि एक्सचेंज जो है वो कहां कहां से होगा, है ना। तो एक्सचेंज देखो कहां कहां से होगा। एक तो एल्वोलाई और ब्लड के बीच में होगा, एल्वोलाई एंड ब्लड के बीच में होगा, है ना। एल्वोलाई और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होगा, ठीक है। दूसरा एक्सचेंज कहां होगा? ब्लड और, है ना, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होगा। तो ये दो जगह जो है वो एक्सचेंज होता था, किसी को कोई दिक्कत नहीं है जी, है ना। ये दो जगह क्या होता था? एक्सचेंज होता था। अब देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो डिपेंड किस पे करता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, है ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, देखो लिखना शुरू कर देंगे अब यहां से। एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड्स करेगा? डिपेंड्स ऑन, पहला सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। तो डिपेंड करेगा प्रेशर ग्रेडियंट पे। किस पे डिपेंड करेगा बोलो? प्रेशर ग्रेडियंट पे, कि किस अनुसार का प्रेशर है ना। प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करके जाएगा। तो किस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करेगा कि सॉल्युबिलिटी कैसा है। सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, है ना। गैसेस की सॉल्युबिलिटी, किस गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, किस गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तीसरा डिपेंड करता है पता है किस पे? थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन पर। किस पे डिपेंड करता है? थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की थिकनेस पर डिपेंड करता है, मेम्ब्रेन की थिकनेस पर डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन की थिकनेस कहाँ है ना। और हम लोग बात कर चुके हैं कि एक्सचेंज कहाँ कहाँ होता है? दो जगह होता है। तो ये अभी तीनों टॉपिक बात करेंगे। और ये हम लोगों ने क्या बात कर लिया कि एक्सचेंज कहाँ कहाँ होगा? दो जगह होगा, है ना। ये कहाँ होगा? एक्सचेंज कहाँ कहाँ होगा? एक्सचेंज बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड, है ना। एक जगह ये हो गया, और दूसरी जगह कहाँ पे होगा? एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। कहाँ पे? टिश्यू एंड ब्लड के बीच में। ये दो जगह जो है वो आपका क्या होने वाला है? ये दो जगह क्या होने वाला है? एक्सचेंज होने वाला है। अब सुनो ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान से सुनो। तो पहला चीज प्रेशर ग्रेडियंट, तो इस पे अच्छे से बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी के बगल में लिख लो कि सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी जो है वो CO का होता है, फिर CO2 का होता है, और फिर O2 का होता है। ये है सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। अब देखना, O2 से ज्यादा सोल्यूबल CO2 होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना मेम्ब्रेन की तरफ। तो O2 से 20 से लेकर के 25% ज्यादा सोल्यूबल होता है कौन? CO2। और लेकिन CO जो होता है ना वो 200 से 300% ज्यादा होता है सोल्यूबल। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि
जो आर आर डब्ल्यू देखो एक्सचेंज कौन करेगा, सॉल्युबिलिटी किसके अंदर देख रहे हैं हम लोग, आरबीसी के अंदर। किसके अंदर देख रहे हैं, आरबीसी के अंदर, है ना, रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो सीओ का सॉल्युबिलिटी, मतलब देखो अगर सीओ है, CO2 है और O2 है, तीन मान लो बॉयफ्रेंड्स हैं, तीन लड़के हैं, है ना, कौन कौन, O2, CO2 और CO। और आरबीसी जो है वो एक लड़की है। तो आरबीसी का सबसे ज्यादा जो फोकस होगा ना, सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन होगा वो होगा सीओ के साथ। किसके साथ होगा, सीओ के साथ। तो कितना टाइम ज्यादा हो रहा है देख रहे हो, 200 से लेकर के 300 टाइम। अगर सीओ नहीं है, अगर सीओ नजर नहीं आ रहा है कहीं दूर दूर तक, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तब वो किसको पकड़ेगी, O2 को कि CO2 को, तब वो पकड़ेगी CO2 को। समझ आया। अगर मान लो कि CO2 भी बहुत कम है लेकिन O2 बहुत ज्यादा है ना, O2 की संख्या बहुत ज्यादा है, तब किसको पकड़ेगी, O2 को पकड़ेगी, है ना। तो O2 को तभी पकड़ती है जब O2 की संख्या क्या होता है, ज्यादा होता है ना। O2 की संख्या जब ज्यादा होगी तभी आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल जो है वो O2 को पकड़ेगी, नहीं तो वो CO2 को पकड़ेगी। लेकिन जैसे ही वो CO2 को पकड़ लेती है, CO2 उसको बर्बाद कर देता है, सॉरी CO उसको बर्बाद कर देता है, और फिर वो किसी काम का नहीं बचता, है ना, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो हेमोग्लोबिन, वो जो है हेमोग्लोबिन वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो बाकी O2 को जो है वो ढो ही नहीं पाएगा, मतलब O2 से बाइंड नहीं कर पाएगा, बाइंडिंग एफिशिएंसी उसकी खत्म हो जाती है। बट सीओ से रिवर्सिबल बाइंडिंग होता है, O2 से भी रिवर्सिबल बाइंडिंग होता है, लेकिन सीओ से जो बाइंडिंग हो जाता है वो परमानेंट होता है। तो आपको इस बात के लिए याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो आरबीसी का इस पे 20 to 20 टाइम्स CO2 का ज्यादा, लेकिन सीओ की बात करेंगे तो 200 to 300 टाइम। अब थिकनेस की बात करोगे तो देखो ये है थिकनेस, ये थिकनेस जो है ना, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, अगर एल्वोलाई की बात करें तो लेस देन कितना होता है, लेस देन 2 mm, 2 मिलीमीटर से भी छोटा पतला होता है ये थिकनेस। ये जो थिकनेस है ना वो कितना है, लेस देन 2 mm है, 2 मिलीमीटर से भी ये छोटा है थिकनेस। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, ये आ रहा है देखो, और ये क्या है, जा रहा है, तो आएगा कौन, O2, और यहाँ से रिलीज क्या हो जाएगा बोलो, CO2। इस तरीके से होगा। अब ये ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है अंदर की तरफ, देखो ऐसे ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है, ये ऑक्सीजन जो है वो इस ब्लड सेल के पास जाएगा, और ये देखो ये ब्लड लेकर के चला जाएगा, है ना। अब ये देखो ब्लड पंप व्हेन ऑक्सीजनेटेड, है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा यहाँ से, इस तरीके से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से आया और यहाँ से क्या चला गया, CO2 इसके अंदर चला गया, है ना। तो इस तरीके से जो है वो कैपिलरी, और इस तरीके से जो है एल्वोलाई के पास थिकनिंग और ये होता है। बट ये जो थिकनिंग है पूरा इसका वो कितना होता है बताओ, लेस देन 2 mm। अब यहाँ पे देखो कुछ लेयर्स दिख रहे होंगे तुमको, है ना, देखो देखो यहाँ देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये जो है वो इपिथेलियम है, क्या है ये, इपिथेलियम। इपिथेलियम ब्लड वेसल्स का इपिथेलियम को ही बोला जाता है इंडोथेलियम। क्या बोलते हैं इसको, इंडोथेलियम बोलता है, ठीक है। और ये देखो ये जो है वो क्या है, एल्वोलाई का वॉल है ना, एल्वोलाई का वॉल या इपिथेलियम। और जो बीच में जो दिख रहा है तुमको उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये 3 लेयर मिलके बनता है, और ये तीनों लेयर की मोटाई जो है वो लेस देन 2 mm होता है। तीनों लेयर की मोटाई जो है वो लेस देन 2 mm होता है। हमने ये देख लिया, हमने ये देख लिया। अब बचा बात प्रेशर की, प्रेशर ग्रेडियंट की। तो वो देखो प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, इस देखो इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। अब सुनना, तो प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है वो, अब बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, प्रेशर ग्रेडियंट। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो किस पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे भी डिपेंड करता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट पे कैसे डिपेंड करता है वो हम लोग देख रहे हैं। तो देखो प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो हम लोग पहले ही देख के आ चुके हैं, है ना, कि जो एयर है वो कहां से कहां मूव करता है, एयर मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर इसको बोले हाई प्रेशर, है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कहाँ मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है। अगर यहां तक की बातें एकदम क्लियर है, इसका मतलब अब देखो अब होता क्या है कि मूव करना शुरू करेगा। तो बताओ हाई प्रेशर क्या, ऑक्सीजन का हाई प्रेशर कहाँ होगा,
हम लोग मैक्सिमम क्या है CO2 और O2, जो हम देखो एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो लगभग सारी गैसेस अंदर जा रही हैं, लेकिन ऑक्सीजन और CO2 के कंपेयर में CO2 बहुत कम है एटमॉस्फेयर में, तो वो बहुत कम जाती है ना। तो प्रेशर की अगर मैं बात करूं ना, तो देखो इस तरीके का टेबल बनाया जा सकता है ना। देखो जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है ना, इस तरह का टेबल एक बनाया जा सकता है। अब देखना ये टेबल से कितना फायदा होगा। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लोकेशन। तो देखो अगर मैं आउटसाइड की बात करूं, है ना, आउटसाइड, फिर हम बात कर रहे हैं एल्वोलाई की, फिर मैं बात कर रहा हूं एल्वोलाई के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, है ना। फिर मैं बात कर रहा हूं टिश्यू की, नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ लेके जाएगा, फिर मैं बात कर रहा हूँ टिश्यू की, और टिश्यू के बाद मैं बात करूंगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, है ना, टिश्यू की। और फिर टिश्यू से क्या बनेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ पे PO2 है और यहाँ पे मान लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, तो आउटसाइड में जो है ना वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा होता है। ये लगभग 0.3% के आसपास होगा, ये 156 के आसपास होगा, 156 mm के आसपास, है ना। फिर इसको अगर बात करो एक और अगर बनाना चाहोगे, ठीक है 156। अब अगर इस एल्वोलाई में बात करते हैं, तो एल्वोलाई में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कितना होता है, 104 mm होता है। कितना होता है, 104 mm ऑफ Hg, 104 mm ऑफ Hg। ठीक है, ठीक है। और अगर एल्वोलाई में CO2 की बात करेंगे तो वो कितना होता है, वो होता है 40 mm ऑफ Hg। कितना होता है, 40 mm ऑफ Hg, 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब बताओ धीरे 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 PO2 घटता जाएगा और CO2 क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ 40 है, तो यहाँ और यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ भी क्या होगा, ये 40 mm ऑफ Hg, क्योंकि इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन ये 140 था, लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड में जाएगा तो ये हो जाएगा 90 mm ऑफ Hg। कितना हो जाएगा, 90 mm ऑफ Hg। अब टिश्यू में जब जाएगा ये, है ना, ये 90 या 95, है ना, कितना होता है भैया, 95, सॉरी कितना होता है ये, 95 mm ऑफ Hg, 95 mm ऑफ Hg, है ना। इसके बाद जब टिश्यू में जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा, बताओ कितना, ये हो जाएगा 40 mm ऑफ Hg। कितना हो जाएगा, 40 mm ऑफ Hg, है ना। और डीऑक्सीजनेटेड और टिश्यू में सेम होता है, तो ये भी हो जाएगा 40 mm ऑफ Hg, है ना। तो यहाँ पे लेकिन अब ये इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 mm ऑफ Hg, और ये भी कितना हो जाएगा 45 mm ऑफ Hg। तो देखो इसका मतलब कि जैसे जैसे हम एक्सचेंज करना है, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट था। हमने तीन चीज देखा कि एक्सचेंज के लिए तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थिकनेस, है ना, सॉल्युबिलिटी और तुम्हारा प्रेशर ग्रेडियंट, है ना। तो थिकनेस के लिए देखा कि जो पूरा अल्वलाई का थिकनेस है वो लेस देन 2 mm होता है, इसलिए वो आराम से हो सकता है। 3 लेयर था, है ना, इपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, इपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसी तरीके से सेकंड हमने देखा, सेकंड देखा हमने क्या कि सॉल्युबिलिटी, तो आरबीसी से गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है, तो आरबीसी से ज्यादा सॉल्युबल होता है एमओ में, फिर CO2 में, फिर O2 में। लेकिन अगर O2 बहुत ज्यादा संख्या में है तो आरबीसी O2 से बाइंड कर लेता है। अब बात कर रहे हैं प्रेशर ग्रेडियंट की, तो प्रेशर ग्रेडियंट एयर मूव करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसीलिए बाहर में O2 है और वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। देखो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, हाई से लो जाने की कोशिश कर रहा है टिश्यू, और फिर टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। ये दोनों तो सेम ही चीज है। अब देखो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम है और कम से ज्यादा की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। देखो 45, मतलब 45 से कम की ओर आने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो CO2 बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है टिश्यू से, और O2 टिश्यू की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एयर मूव करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर समझ आ गया तो ताली बजा दीजिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत, देखो ये हाई प्रेशर से कहां जाने की कोशिश कर रहा है, लो प्रेशर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 देखो हाई प्रेशर से कहां जाने की कोशिश कर रहा है, बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। समझ गया, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, नहीं ना। देखो अब इस डायग्राम में देखने की कोशिश करोगे तो एल्वोलाई में 104 mm ऑफ Hg है, यहाँ पे 40 mm ऑफ Hg है CO2 का कंसंट्रेशन, है ना। तो यहाँ पे अगर 104 है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन है भैया, ये है मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मेरे पास कितना है, 95 है ना, 95 mm बच। फिर यहाँ टिश्यू के पास जाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 40 mm ऑफ Hg,
है ना। अब यहाँ पे ये 40, तो इसीलिए यहाँ पे कितना था 156, तो 156 एल्वोलाई से लंग्स में गया क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट का डिफरेंस आया। अब यहाँ से यहाँ गया क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट, अब यहाँ से यहाँ क्यों गया क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट। अब अगर मान के चलो ये किसका बात था, ये बात था O2 का, है ना। अगर हम CO2 की बात करें CO2, तो CO2 का अगर बात करो तो ये बाहर जाना चाहेगा, तो यहाँ पे क्या है, टिश्यू के पास 45 है, फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड के पास भी कितना है 45 है ना। फिर यहाँ पे एल्वोलाई के पास आओगे तो ये क्या होगा 40, और बाहर चला जाएगा तो ये बहुत कम 32 के आसपास या 16 के आसपास बचता है। तो CO2 देखो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है और O2 देखो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। यही मैं समझाना चाह रहा था, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखो ये समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इस चीज की, है ना, कि इन बॉडी टिश्यू में कैसे होता है। सो देख लो, है ना, बॉडी टिश्यू में एक्सचेंज कैसे होता है। तो देखो ये CO2 है, ये तो आगे मैं पढ़ाऊंगा, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जब बातें चलेंगी तो वहां पे बातें चलेंगी, लेकिन मैं ऐसे ही बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये देखो ये वो CO2 यहाँ पे बना और ये CO2 इस तरीके से जो है वो यहाँ चला गया। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है बॉडी टिश्यू में वो इस तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पे जो टिश्यू के पास जो CO2 का कंसेंट्रेशन है वो कितना है 45 mm of Hg, है ना, लेकिन ब्लड में कितना है 40 है ना, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब ये 45 यहाँ चला जाएगा तो फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसलिए ये ब्लड डीऑक्सीनेटेड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मुझे लग रहा है आप सभी को बातें क्लियर हैं। तो हमारा जो है ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसका टीपीपी का PDF आपको दे दिया जाएगा, है ना, उसे सॉल्व करें और फिर हम उसके सॉल्यूशन भी लेकर के आपको आएंगे अगले क्लास में। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग 2 लेक्चर लगभग इसके बाद बचा हुआ है। ठीक है, चलो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।